तो बेटा आज हम शुरू कर रहे हैं सिकल सेल अनीमिया और इसके बाद मैं आपको कराऊंगी थैलेसेमिया। दोनों ही डिसऑर्डर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कंपैरिजन इनका याद होना चाहिए। ये टोटली अंडरस्टैंडिंग वाले टॉपिक्स हैं, इसलिए आप प्लीज़ कंसंट्रेट करना। आपके डाउट अभी के अभी सॉल्व हो जाएंगे। उसके बाद मैं असाइनमेंट भी सेंड करना शुरू कर रही हूँ। तो सबसे पहले देखो बेटा, जितने भी डिसऑर्डर हमारे सिलेबस में है ना, उनमें से सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है कि वो ऑटोसोमल है या सेक्स लिंक्ड है। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आएगा, ऑटोसोमल है या सेक्स लिंक्ड है। सेकंड क्वेश्चन क्या आएगा कि वो डोमिनेंट है या रिसेसिव है। कैसे है, डोमिनेंट है या रिसेसिव है। ठीक है, सेक्स लिंक्ड में भी डोमिनेंट है या रिसेसिव है। और तीसरा क्वेश्चन आएगा कि ऐसा है तो क्यों, कैसे। आप कह रहे हो कि डिजीज आपका ऑटोसोमल रिसेसिव है, तो जस्टिफाई करो क्यों है ऑटोसोमल रिसेसिव। आपको कैसे पता चला कि ये ऑटोसोमल रिसेसिव है। सेक्स लिंक्ड रिसेसिव है तो क्यों है। बेटा जितने भी डिजीज आपकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है वो सारे के सारे रिसेसिव दिए हुए हैं। तो एक तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि डोमिनेंट के सिर्फ नाम दिए हुए हैं। मेंडेलियन डिसऑर्डर में जो एक्सप्लेनेशन दी हुई है वो सारे के सारे रिसेसिव डिसऑर्डर की दी हुई हैं। तो पहला क्वेश्चन तो आपका सॉल्व हो जाएगा। अब डिसऑर्डर रिसेसिव में दोनों कंडीशन है। ऑटोसोमल रिसेसिव है तो आप ऐसा क्यों कह रहे हो, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव है तो आप ऐसा क्यों कह रहे हो। वैसे हम आइडेंटिफाई अलग तरीके से करते हैं, लेकिन जो आंसर लिख के आना है वो मैं आपको बताऊंगी। एनसीईआरटी की लाइन है तो वो चीज़ ध्यान से देखना। अब सिकल सेल अनीमिया पढ़ने से पहले एक बार मैं आपको कॉम्प्लीमेंट्री रूल के बारे में बता देती हूँ। +1 में वैसे आपने पढ़ा भी होगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट कॉम्प्लीमेंट्री रूल का आता है। तो कॉम्प्लीमेंट्री रूल हम किस में पढ़ते हैं, जेनेटिक मटेरियल में, कि डीएनए होता है डबल स्ट्रैंडेड। ठीक है, तो डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, तो एक स्ट्रैंड के नाइट्रोजनस बेस अपोजिट स्ट्रैंड के नाइट्रोजनस बेस के कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं। और कॉम्प्लीमेंटारिटी रूल क्या कहता है, अगर यहाँ पे एडेनिन है तो इसके अपोजिट स्ट्रैंड में क्या होगा, थाइमीन, और वो आपस में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होंगे। या फिर इधर इस वाले स्ट्रैंड पे थाइमीन है तो अपोजिट एंड में क्या होगा, एडेनिन, वो भी 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से। इधर ग्वानिन है तो इसके अपोजिट स्ट्रैंड में क्या बनेगा, साइटोसाइन। इधर साइटोसाइन है तो अपोजिट स्ट्रैंड में क्या होगा, ग्वानिन। और जी और सी के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। कैसा होता है, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। ये होता है बेटा कॉम्प्लीमेंट्री रूल। अब दूसरी चीज आती है कि जब हम ट्रांसक्रिप्शन करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, डीएनए से आरएनए बनता है। थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट देख लो ताकि आपको आगे का अच्छे से समझ आ जाए। वैसे तो ये मोल बायो में आएगा, लेकिन बता देती हूँ, थोड़ा सा ये समझ में नहीं आएगा, अदरवाइज इसके क्वेश्चन आपके सॉल्व नहीं होंगे। तो बेटा डीएनए तो होता है डबल स्ट्रैंडेड। जैसे मान लो यहाँ पे सीक्वेंस है ATG, तो इसके अपोजिट स्ट्रैंड पे क्या हो जाएगा, A के कॉम्प्लीमेंट्री T के कॉम्प्लीमेंट्री A, G के कॉम्प्लीमेंट्री C। तो डीएनए है डबल स्ट्रैंडेड, और इससे जो आरएनए बनेगा वो होगा सिंगल स्ट्रैंडेड। अब आरएनए बनता कैसे है, कॉम्प्लीमेंट्री रूल से बनता है। किससे बनता है, कॉम्प्लीमेंट्री रूल से। लेकिन यहाँ तो 2 स्ट्रैंड है, अब कौन से स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री बनाए, तो ध्यान देना, डीएनए का एक स्ट्रैंड टेम्पलेट स्ट्रैंड कहलाता है और एक स्ट्रैंड होता है कॉर्डिंग स्ट्रैंड। अब जिसको भी हम टेम्पलेट कह रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नीचे वाला हमेशा टेम्पलेट है या ऊपर वाला टेम्पलेट है, वो पोलैरिटी पे डिपेंड करता है, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन मान लो मैं कह रही हूँ कि ये स्ट्रैंड टेम्पलेट है, ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है, तो ये तो टेम्पलेट स्ट्रैंड है डीएनए में, और इसका अपोजिट जो स्ट्रैंड है उसको हम कहते हैं कॉर्डिंग स्ट्रैंड। क्या कहते हैं, कॉर्डिंग। अब जो डीएनए से आरएनए बनता है उसमें सिर्फ डीएनए का एक ही स्ट्रैंड इन्वॉल्व होगा, जो स्ट्रैंड टेम्पलेट का काम करेगा। और टेम्पलेट से आरएनए कैसे बनाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री रूल से बनाएंगे।
लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री रूल में अब हम डीएनए से आरएनए बना रहे हैं, और आपको पता है आरएनए में थाइमीन नहीं होता है, थाइमीन की जगह पे यूरासिल होता है। क्या होता है बच्चे? यूरासिल होता है। तो जहां हमने वहां पर रूल बताया था ATGC रूल, मतलब A के कॉम्प्लीमेंट्री T एंड वाइस वर्सा, और G के कॉम्प्लीमेंट्री C, वैसे ही आरएनए के केस में रूल क्या लगता है? AUGC। अब अगर यहाँ पे T है तो T के कॉम्प्लीमेंट्री क्या आना चाहिए? A आता है, या तो T होगा क्योंकि ये तो डीएनए है, लेकिन डीएनए से आरएनए बना रहे हो तो T के कॉम्प्लीमेंट्री क्या आएगा? A तो होता ही है आरएनए में, T नहीं होता। आप देखो इसका सेकंड क्या है? एडेनिन। एडेनिन के कॉम्प्लीमेंट्री वैसे तो हमने क्या पढ़ा था? थाइमीन, लेकिन थाइमीन आरएनए में होता नहीं है तो वहां पे यूरासिल आएगा। तो ध्यान रखना, ए के कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए में क्या आएगा? यूरासिल आएगा। सी के कॉम्प्लीमेंट्री क्या आएगा? जी। तो इस कॉम्प्लीमेंट्री रूल से सिर्फ टेम्पलेट स्ट्रैंड से हम क्या बनाते हैं बेटा? अपना ये आपका आरएनए बना लेते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री रूल से ही बनाते हैं, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री रूल सिर्फ टेम्पलेट स्ट्रैंड बनाता है, कोडिंग स्ट्रैंड का कोई रोल नहीं है। लेकिन एक चीज ध्यान से देखो, अब कोडिंग स्ट्रैंड टेम्पलेट के कॉम्प्लीमेंट्री है और आरएनए भी टेम्पलेट के कॉम्प्लीमेंट्री है, तो इन दोनों की सीक्वेंस सेम होती है, बस सिर्फ क्या डिफरेंस होता है? जहाँ कोडिंग में थाइमीन होता है वहाँ आरएनए में यूरासिल होता है। तो ध्यान रखना, आरएनए डीएनए के एक स्ट्रैंड के तो कॉम्प्लीमेंट्री होता है और एक के सिमिलर होता है। सिमिलर क्यों कह रहे हैं? एग्जैक्ट सेम क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि आरएनए में यूरासिल होता है, डीएनए में थाइमीन होता है, बाकी पोजीशन सेम रहेंगी। जैसे यहाँ पे एडेनिन है तो यहाँ भी एडेनिन है, यहाँ ग्वानिन है तो यहाँ भी ग्वानिन है, जहाँ टी है थाइमीन है उसकी जगह पे यू आ जाता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था कोडिंग, टेम्पलेट और आरएनए का, और कॉम्प्लीमेंट्री रूल क्या होता है। अब हम आते हैं सिकल सेल एनीमिया पे, इसको ध्यान से देखना। तो सबसे पहली चीज तो जो हमने सबसे पहला क्वेश्चन बनाया था उसका आंसर मैं दे देती हूँ कि सिकल सेल एनीमिया जो है वो ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। ये चीज आपको जरूर याद होनी चाहिए कि आपका डिसऑर्डर कैसा है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। बेटा एक चीज ध्यान देना, जो आपके डिसऑर्डर्स हैं जितने भी हैं, 5 डिसऑर्डर्स की डिटेल दी हुई है जेनेटिक मेंडेलियन डिसऑर्डर में। 3 डिसऑर्डर आपके थे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर तो सारे के सारे डोमिनेंट थे, वो हम स्टडी कर चुके हैं। मेंडेलियन डिसऑर्डर में 4 डिसऑर्डर मेन है, एक तो सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, एक हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस। अब सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया तो ऑटोसोमल रिसेसिव है, तो इनमें कई सारे क्वेश्चन कॉमन हो जाते हैं, वो मैं आपको बताऊंगी। ऐसे ही हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस सेक्स लिंक्ड रिसेसिव है, तो उनमें कई सारे क्वेश्चन जो है वो कॉमन होते हैं। अगर एक आपको अच्छे से समझ आ गया तो दूसरा भी अपने आप समझ आ जाता है, तो इसको ध्यान से देखना। तो सिकल सेल एनीमिया कैसा डिसऑर्डर है? ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। अब इसका मतलब क्या है इस लाइन का? हम ऑटोसोमल कह रहे हैं, इसका मतलब जितना ये मेल को अफेक्ट करता है उतने ही चांसेस किस में भी होते हैं? फीमेल में। क्यों? क्योंकि ऑटोसोम तो मेल और फीमेल में सेम होते हैं, तो जितना ये मेल को अफेक्ट करेगा उतना ही किसको करेगा? फीमेल। दोनों में इक्वल चांसेस है होने की। दूसरा आता है रिसेसिव। अब मेंडेलियन जेनेटिक्स हम पढ़ चुके हैं। रिसेसिव कहने का मतलब क्या है यहाँ पे कि ये जो डिजीज होगा ये तभी होगा जब सिकल सेल एनीमिया का जो जीन है या एलील है वो होमोजाइगस कंडीशन में हो, क्योंकि रिसेसिव ट्रेट अपने आप को तभी एक्सप्रेस करता है जब वो होमोजाइगस कंडीशन में होता है। बेटा ध्यान देना, ये कॉन्सेप्ट मेंडल की जेनेटिक्स का ये कॉन्सेप्ट हर जगह अप्लाई होता है। हम कह रहे हैं कि ट्रेट डोमिनेंट है, तो डोमिनेंट ट्रेट में तो डिजीज्ड एलील एक भी आ जाए, दूसरा एलील भले ही नॉर्मल हो तो भी डिजीज होगा। लेकिन अगर डिसऑर्डर आपका रिसेसिव है तो इंडिविजुअल में डिजीज तभी होगा जब वो दोनों एलील डिजीज्ड एलील हो, होमोजाइगस कंडीशन में हो। अगर ट्रेट रिसेसिव होगा तो जब तक वो होमोजाइगस कंडीशन में नहीं आता है तब तक डिजीज नहीं होगा। हालांकि उसमें डिजीज का एलील तो है लेकिन वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा क्योंकि एक एलील है, और रिसेसिव ट्रेट तो अपने आप को सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस करता है। अब दूसरा क्वेश्चन आता है,
आप कैसे कह रहे हो कि सिकल सेल अनीमिया एक रिसेसिव डिसऑर्डर है? या तो इस डिजीज के केस में क्वेश्चन पूछ लेंगे, या कई बार पेडिग्री चार्ट दे देते हैं और ये पूछ लेते हैं कि ये जो पेडिग्री चार्ट है ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर का पेडिग्री चार्ट है, आप कैसे कहोगे कि ये ऑटोसोमल रिसेसिव है? तो आपको एनसीईआरटी की ये वाली लाइन लिखनी पड़ेगी। वैसे थ्योरी में तो हम कह देते क्योंकि ये रिसेसिव डिसऑर्डर क्यों है, क्योंकि ये अपने आप को एक्सप्रेस तभी करता है जब ये होमोजाइगस कंडीशन में होता है। लेकिन क्या हम बेटा जीनोटाइप को देख सकते हैं? नहीं। तो फिर हम कैसे बताएं कि ये ऑटोसोमल रिसेसिव है कि नहीं है? तो कैसे बताएंगे? तो ये क्या कह रहा है, एनसीईआरटी क्या कह रही है, बिकॉज इट कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम parents to the offspring when both the partners are carrier for the gene। बेटा ध्यान से सुनना, रिसेसिव डिजीज के केस में हम कैरियर वर्ड कब यूज करते हैं? जब वो अपने ट्रेट के लिए हेट्रोजाइगस होता है, क्योंकि रिसेसिव में हेट्रोजाइगस में वो एक्सप्रेस नहीं करता है, लेकिन उसमें उस पर्टिकुलर ट्रेट का एलील तो होता है। तो उस कंडीशन को हम कहते हैं कि उसमें एलील तो कैरी कर रहा है लेकिन अपना एक्सप्रेशन नहीं दे पा रहा। अब ये चीज आपको कब समझ में आएगी? जब मैं इसके जीन और एलील बताऊंगी। ध्यान से सुनना। अब जैसे आपने कहा था सेक्स क्रोमोसोम को हम मेल में रिप्रेजेंट करते हैं एक्स एंड वाई और फीमेल में रिप्रेजेंट करते हैं एक्स एक्स, वैसे ही क्योंकि सिकल सेल अनीमिया का जो जीन होता है ना बेटा, ये क्रोमोसोम नंबर 11 पे लोकेटेड होता है। किस पे लोकेटेड होता है? क्रोमोसोम नंबर 11। अब आपको पता है पहले 22 पेयर जो है ना, 22 पेयर, दे आर ऑटोसोम। इसका मतलब ये सेक्स क्रोमोसोम तो है नहीं, ये तो 11th पेयर पे लोकेटेड है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर हम क्रोमोसोम को XX या XY से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते क्योंकि वो तो 23rd पेयर था। ऑटोसोम जो होंगे वो मेल और फीमेल में सेम होंगे। अब सिकल सेल अनीमिया के लिए एनसीईआरटी ने एलील बताया है। इसका मतलब यहाँ पर आप अपनी मर्जी से एलील यूज़ नहीं कर सकते हो, आपको वही एलील यूज़ करना पड़ेगा जो आपकी बुक दे रही है। तो सिकल सेल अनीमिया क्या कह रहा है कि आपकी एनसीईआरटी क्या कह रही है कि सिकल सेल अनीमिया के लिए जो एलील है वो है HBS एलील। कौन सा एलील है? HBS फॉर सिकल सेल्ड कंडीशन। सिकल सेल्ड कंडीशन के लिए जो एलील है वो कौन सा है? HBS। HB वर्ड किसके लिए? हीमोग्लोबिन के लिए। क्यों? क्योंकि ये जो जीन है ये बीटा ग्लोबिन चेन को अफेक्ट करता है, हीमोग्लोबिन की। आपको पता है हीमोग्लोबिन 2 टाइप की चेन से बना होता है, अल्फा एंड बीटा। तो उसकी बीटा चेन को अफेक्ट करता है, आगे हम डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए जो एलील है सिकल सेल के लिए वो है HBS, और जो नॉर्मल एलील है इसका वो होता है, जो नॉर्मल आरबीसीज बनाता है वो होता है HbA। अब देखो डिजीज एलील कौन सा है? HBS। इसका मतलब ये रिसेसिव डिसऑर्डर है, तो कोई भी इंडिविजुअल डिजीज्ड कब होगा? मतलब सिकल सेल्ड कब होगा? क्योंकि ह्यूमन है बेटा डिप्लॉयड है तो हर जीन की 2 कॉपी प्रेजेंट होंगी। इसका मतलब ये रिसेसिव ट्रेट है तो अपने आप को तभी एक्सप्रेस करेगा जब ये होमोजाइगस कंडीशन में हो। और आपका डिजीज्ड एलील कौन सा है? HBS। तो इसका होमोजाइगस क्या आएगा? HBS। अब क्योंकि ये होमोजाइगस कंडीशन आ गई तो यहाँ पे फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन क्या आएगा बेटा? इट शो डिजीज्ड फिनोटाइप। ये डिजीज्ड फिनोटाइप शो करेगा। इसका मतलब जिस इंडिविजुअल में ये वाला जीनोटाइप होगा वो इंडिविजुअल सिकल सेल अनीमिया शो करेगा, उसके अंदर सिकल सेल एनीमिया डिजीज हो जाएगा। लेकिन बेटा अगर ये कंडीशन आ जाती HbA HbS, ये पेयर ऑफ एलील बन जाए, जैसे हमने पहले भी मेंडल में भी पढ़ा है, कैपिटल T और स्मॉल t एलील को लेकर के हम 3 कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं।
कैपिटल टी, स्मॉल टी, ये तो होमोजाइगस हो गए, और कैपिटल टी स्मॉल टी ये क्या हो गया, हेट्रोजाइगस। तो वैसे ही यहाँ पे टी की बजाय एलील क्या है, सिकल सेल के लिए तो HbS है और नॉर्मल एलील है HbA। तो HbS का होमोजाइगस क्या हो गया, HbS, और HbA का होमोजाइगस क्या हो गया, HbA, और इनका हेट्रोजाइगस क्या हो जाएगा बेटा, HbS। ठीक है, तो ये इसका हेट्रोजाइगस हो गया। अब क्योंकि डिजीज आपका रिसेसिव है, तो रिसेसिव तो अपने आप को सिर्फ कब एक्सप्रेस करेगा, जब वो होमोजाइगस कंडीशन में होगा। तो दैट मीन्स इस केस में डिजीज होगा। HbA का होमोजाइगस है तो भी एक्सप्रेशन किसका आएगा, HbA का। इसका मतलब ये इंडिविजुअल कैसे है, नॉर्मल इंडिविजुअल। इनके केस में सिकल एनीमिया नहीं है। ये कैसे इंडिविजुअल है, नॉर्मल इंडिविजुअल्स हैं। क्यों, क्योंकि इनके केस में दोनों एलील नॉर्मल हीमोग्लोबिन वाले। बात रही हेट्रोजाइगस की, तो हेट्रोजाइगस जीनोटाइप पे इफेक्ट पड़ता है कि डिजीज आपका डोमिनेंट है या रिसेसिव है। अगर ये डिजीज डोमिनेंट होता तो इसका एक एलील आते ही एक्सप्रेशन कैसा आता, डिजीज्ड आता। लेकिन क्योंकि ये डिसऑर्डर डोमिनेंट नहीं है, रिसेसिव है, तो रिसेसिव ट्रेट तो अपने आप को कब एक्सप्रेस करता है, जब वो होमोजाइगस। लेकिन यहाँ पर तो HbS का एक ही एलील है और ये रिसेसिव है और ये डोमिनेंट है, तो एक्सप्रेशन किसका आएगा, डोमिनेंट का। तो इसका मतलब ये इंडिविजुअल कैसे हैं, नॉर्मल है, अनएफेक्टेड है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि इनके पास सिकल सेल एनीमिया के लिए जीन है ही नहीं, है इनके पास। कितना है ये देखो, अगर ये पेरेंट गैमीट बनाएगा, तो आपको पता है कोई भी पेरेंट गैमीट बनाता है तो पेयर ऑफ एलील सेग्रीगेट हो जाता है। अब इस पेयर में दो एलील है, HbA और HbS। तो जब ये गैमीट बनाएगा तो एक गैमीट में तो HbA जाएगा और एक गैमीट में HbS जाएगा। इसका मतलब 50% गैमीट तो नॉर्मल एलील कैरिंग है और 50% गैमीट जो है उनमें सिकल सेल एनीमिया का जीन है। तो ऐसे इंडिविजुअल को हम क्या कहते हैं, कैरियर कहते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि आप कैसे कह रहे हो कि HbA HbS इंडिविजुअल कैरियर है। क्यों कह रहे हैं, बिकॉज देर इज 50% प्रोबेबिलिटी ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ द म्यूटेंट, या म्यूटेंट ये कह दो, HbS क्या है, म्यूटेंट है, इन द प्रोजेनी। 50% प्रोबेबिलिटी है कि 50% प्रोजेनी में क्या जाएगा, आपका HbS एलील जाएगा और 50% में क्या जाएगा, HbA एलील। तो यहाँ पर क्योंकि 50% प्रोबेबिलिटी है, तो इस इंडिविजुअल को हम क्या बोलेंगे, कैरियर बोलेंगे। अब क्वेश्चन क्या आता है बेटा, हेट्रोजाइगस और सिकल सेल एनीमिया के केस में इंडिविजुअल होता है, एक तो उसको सिकल सेल एनीमिया नहीं होता, क्यों, क्योंकि ये ट्रेट रिसेसिव है। दूसरा, मलेरिया प्रोन एरियाज में, कैसे एरियाज में, मलेरिया प्रोन एरियाज, मतलब ऐसे एरिया जहाँ जैसे आजकल कोरोना का एरिया प्रोन बना हुआ है ना, कि हमारे पूरे इंडिया में क्या फैला हुआ है, कोरोना फैला हुआ है। ऐसे ही अगर मलेरिया स्प्रेड हो रहा है तो उस एरिया में जो इंडिविजुअल सिकल सेल एनीमिया के लिए हेट्रोजाइगस हैं, क्योंकि आपको पता है मलेरिया का जो पैरासाइट है वो RBC पे अटैक करता है, और अगर वो इंडिविजुअल इसके लिए हेट्रोजाइगस है तो मलेरिया का पैरासाइट उसकी RBC पे फीड नहीं कर पाता है। इसका मतलब यहाँ तो कैरियर इंडिविजुअल को डबल बेनिफिट दे रहा है, एक तो डिजीज नहीं करा रहा, ऊपर से जहाँ पे मलेरिया का अटैक ज़्यादा है वहाँ पर जो इंडिविजुअल सिकल सेल एनीमिया के लिए कैरियर होगा, हम ये नहीं कह रहे कि वो डिजीज्ड है, डिजीज्ड होगा तो वो वैसे ही मर जाएगा, हम कह रहे हैं कि वो कैरियर है, तो डिजीज तो उसमें नहीं है, ऊपर से मलेरिया का इन्फेक्शन भी उस इंडिविजुअल में नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इस जीनोटाइप वाले जो RBCs होती हैं उनके ऊपर मलेरिया का पैरासाइट अटैक नहीं कर पाता है। मलेरिया का पैरासाइट RBCs पे अटैक करता है एक पर्टिकुलर स्टेज में आकर के, तो वो उसके ऊपर अटैक नहीं कर पाएगा क्योंकि वो अपने आप को मल्टीप्लाई नहीं कर सकता है RBCs में। ठीक है, तो ये थे इसके पॉसिबल जीनोटाइप। तो 3 क्वेश्चन मैंने करा दिए कि सिकल सेल एनीमिया कैसा डिसऑर्डर है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। क्यों है ऑटोसोमल रिसेसिव, उसका रीजन मैंने बताया, बिकॉज इट कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग व्हेन बोथ द पार्टनर्स आर कैरियर।
अब हम इसको ले लेते हैं। देखो, अगर मैं कहूँ एक पार्टनर आपका HbS है, सिकल सेल्ड है, और दूसरा नॉर्मल है, तो सारी प्रोजेनी कैसी आएंगी बेटा? गैमीट बना के देख लो, सारी प्रोजेनी आएंगी हेट्रोजाइगस। ये देखो मेंडेलियन ट्रेट, जैसे हमने कहा था कैपिटल टी और स्मॉल टी ले ले, या यूँ ये रिसेसिव है तो स्मॉल टी की क्रॉस करा ले कैपिटल टी के साथ, तो सारी प्रोजेनी क्या आती? कैपिटल टी स्मॉल टी। वैसे ही यहाँ पे क्या आएंगी? HbS। लेकिन HbS इंडिविजुअल तो डिजीज्ड नहीं है, उसमें तो सिकल सेल एनीमिया नहीं होता। तो सिकल सेल एनीमिया कब होगा? जब आपके दोनों पेरेंट कम से कम कैरियर हो, मतलब हेट्रोजाइगस हो। अगर ऐसा होगा तो एक पेरेंट ने गैमीट बनाया HbS, इसने गैमीट बनाए HbS, तो प्रोजेनी आप निकालोगे HbA, ये तो नॉर्मल इंडिविजुअल है। HbS ये नॉर्मल बट कैरियर है। HbS ये भी नॉर्मल बट कैरियर है। लेकिन लास्ट प्रोजेनी कैसी आएगी? HbS। इसका मतलब ये पेरेंट से प्रोजेनी में तभी ट्रांसफर होगा जब कम से कम दोनों पेरेंट हेट्रोजाइगस हो, कैरियर हो इस डिजीज के लिए, कम से कम हेट्रोजाइगस हो सकता है दोनों सिकल सेल्ड हो तो भी सिकल सेल्ड आएगा, एक सिकल सेल्ड है एक हेट्रोजाइगस है तो भी आएगा, लेकिन कम से कम दोनों पेरेंट कैरियर तो होने ही चाहिए। तो वो क्यों? क्योंकि ये रिसेसिव डिसऑर्डर है, तो रिसेसिव के केस में हेट्रोजाइगस में डिजीज आता ही नहीं है, तो इसलिए HbS जीनोटाइप बनाने के लिए क्या होता है बेटा? एक एलील तो आता है एक पेरेंट से और दूसरा एलील आता है दूसरे पेरेंट से, तो कम से कम दोनों पेरेंट में एक एक HbS एलील तो होना ही चाहिए। ठीक है, तो इसलिए इसको हम ऑटोसोमल रिसेसिव कहते हैं। अब आता है इसका कोज क्या है, कारण क्या है, सिकल सेल एनीमिया होता क्यों है? ध्यान से देखना, सिकल सेल एनीमिया होता है सिंगल बेस सब्स्टिट्यूशन। किससे होता है? सिंगल बेस सब्स्टिट्यूशन। तुम्हें याद हो तो मैंने पॉइंट म्यूटेशन में बताया था। किसमें बताया था? पॉइंट म्यूटेशन में, कि पॉइंट म्यूटेशन सिकल सेल एनीमिया होता है जहाँ पे सिंगल बेस में म्यूटेशन आता है। और सिंगल बेस म्यूटेशन क्या बताया था मैंने? सब्स्टिट्यूशन। mRNA का कोडोन मैंने लिया था कि नॉर्मल HbA एलील के केस में mRNA का जो कोडोन होता है वो होता है GAG, और जो डिजीज सिकल सेल्ड होता है एलील HbS उसके केस में GAG किस में कन्वर्ट हो जाता है? किस में म्यूटेट कर जाता है? GUG में। और वहां पर हमने कहा था कि सिर्फ एक ही नाइट्रोजिनस बेस में चेंज आया है, एडेनिन किस में म्यूटेट हो गया है? यूरासिल में। सिंगल बेस सब्स्टिट्यूशन, सिंगल बेस में मॉडिफिकेशन आया है, सिंगल बेस में म्यूटेशन हुई है, सिंगल बेस को हमने सब्स्टिट्यूट किया है। लेकिन बेटा जहां मैंने ऊपर बताया था ये mRNA किससे बना है? DNA से बना है। कैसे? बाय ट्रांसक्रिप्शन। तो DNA पे क्या सीक्वेंस रही होगी भाई? mRNA के पास तो बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन थी ही नहीं, हमारा जेनेटिक मटेरियल तो क्या था? DNA। तो DNA में चेंज हुआ, इसलिए किस में चेंज आया? mRNA में। और इसकी वजह से RBC की शेप कैसी होगी? सिकल शेप। तो वो क्या है वो मैं आपको बताती हूँ, डायग्राम में दिखाती हूँ, एक बार ध्यान से देखना। ये देखो बेटा, यहां मैंने लिखा है नॉर्मल HbA जीन और यहां मैंने रिप्रेजेंट किया है सिकल सेल HbS जीन। इधर हमने नॉर्मल HbA जीन लिया है, इधर क्या लिया है? सिकल सेल HbS जीन। तो हमने क्या कहा? देखो यहां से निकालोगे, आपको याद तो यही करना है, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, ये बहुत इजीली याद हो जाता है कि नॉर्मल एलील में जहां GAG कोडोन होता है, सिकल सेल्ड में सिंगल बेस सब्स्टिट्यूशन हो जाता है, एक ही जगह क्या आ जाता है? U। तो दैट मीन्स कोडोन क्या हो जाता है? GUG। लेकिन इस कोडोन से हम DNA के सीक्वेंस कैसे याद करें? तो मैंने आपको बताया कि mRNA कैसे बनता है? टेम्पलेट स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री। तो टेम्पलेट स्ट्रैंड बनाओ पहले। तो टेम्पलेट स्ट्रैंड की सीक्वेंस क्या होगी? ध्यान रखना, ये RNA है और वो आप बना रहे हो DNA। तो G के कॉम्प्लीमेंट्री टेम्पलेट स्ट्रैंड में क्या आएगा? C।
ए के कॉम्प्लीमेंट्री टेम्पलेट स्ट्रैंड में क्या आएगा टी, और जी के कॉम्प्लीमेंट्री टेम्पलेट स्ट्रैंड में क्या आएगा सी। तो आपने टेम्पलेट स्ट्रैंड की सीक्वेंस निकाल ली, अब टेम्पलेट से अकॉर्डिंग निकाल दो। कैसे निकालोगे, टेम्पलेट के कॉम्प्लीमेंट्री अकॉर्डिंग बना दो। अब आप कहोगे मैडम इसके कॉम्प्लीमेंट्री ये बनाए, इसके कॉम्प्लीमेंट्री ये बनाए, सीधा बना लेते, सीधा भी बना सकते हैं, लेकिन डिफरेंस क्या आएगा, जहाँ यू आता है वहाँ पे अकॉर्डिंग में क्या आता है टी आता है। ठीक है, तो ध्यान से देखना, आप सीधा भी बना सकते हो। कैसे, mRNA की जो सीक्वेंस है सेम सीक्वेंस किसकी होगी, अकॉर्डिंग की। बस इफेक्ट क्या आएगा, अगर mRNA में कहीं पे यूरासिल आ रहा है तो जब आप अकॉर्डिंग की बनाओगे तो उसकी जगह पे थाइमीन लिखना है। तो देखो ZAZ, अब इसमें कहीं पे भी यूरासिल नहीं है तो इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा, एज सच किसकी सीक्वेंस हो जाएगी, अकॉर्डिंग की। अब आप देख लो कोडिंग और टेम्पलेट आपस में क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री। तो जी के कॉम्प्लीमेंट्री सी, ए के कॉम्प्लीमेंट्री टी, जी के कॉम्प्लीमेंट्री सी। तो आप या तो mRNA से कोडिंग निकाल लो या mRNA से टेम्पलेट निकाल लो और फिर दूसरी सीक्वेंस उसके कॉम्प्लीमेंट्री बना दो। ऐसे ही अगर जब इसमें सिंगल बेस सब्स्टिट्यूशन हुआ तो एडेनिन रिप्लेस हो गया किससे, यूरासिल से। ठीक है, एक प्यूरिन जो है एक पाइरिमिडीन से रिप्लेस हो गया, हमने बताया था वहां पे भी। तो कोडिंग स्ट्रैंड की सीक्वेंस कैसे निकाले, एज सच, लेकिन क्या चेंज आएगा, यूरासिल की जगह पे थाइमीन आएगा। तो जी की जगह जी की जगह जी, लेकिन यू की जगह क्या आ जाएगा टी। अब आपने कोडिंग निकाल ली तो कोडिंग के कॉम्प्लीमेंट्री क्या बना दो, टेम्पलेट। जी के कॉम्प्लीमेंट्री सी, टी के कॉम्प्लीमेंट्री ए, जी के कॉम्प्लीमेंट्री सी। तो आप जैसे चाहो वैसे बना सकते हो, लेकिन ध्यान रहे ये कोडोन तो है नॉर्मल एलील के लिए, HbA एलील के लिए, और ये कोडोन है HbS एलील के लिए, जो सिक्कल सेल। जीनोटाइप नहीं बता रहे हम, एलील बता रहे, एक एलील की बात करें। अब बेटा जब इस mRNA ने ट्रांसलेशन किया होगा, देखो बेटा दो प्रोसेस होते हैं, डीएनए में ट्रांसक्रिप्शन होता है तो आरएनए बनता है, mRNA बनता है, और आरएनए में ट्रांसलेशन होता है तो प्रोटीन बनता है, पॉलीपेप्टाइड बनता है। तो ये एक कोडोन तो रहा नहीं होगा, म्यूटेशन सिर्फ इसमें हुई, बाकी के कोडोन भी तो है इनके साइड में। तो जब उन्होंने ट्रांसलेशन किया तो एक लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन बनाई। तो जहां mRNA नॉर्मल HbA जीन जब ट्रांसलेशन करता तो बीटा ग्लोबिन चेन में 6th पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड आते हैं। क्या आता है, ग्लूटामिक एसिड। यहाँ पर मैंने 3 लेटर एब्रीविएशन लिखी है GLU। ये 3 लेटर एब्रीविएशन किसके लिए होती है, ग्लूटामिक एसिड के लिए। लेकिन अगर इस कोडोन में सिंगल बेस सब्स्टिट्यूशन हो गया तो GUG जो कोडोन कोड करता है वो कोड करता है बेटा वेलाइन के लिए। तो चेंज कहाँ पे आता है, बीटा ग्लोबिन चेन की 6th पोजीशन में। बाकी देखो बाकी पोजीशन सेम है, फर्स्ट में यहाँ वेलाइन है, यहाँ पे भी वेलाइन है, सेकंड में यहाँ हिस्टिडीन अमीनो एसिड है, यहाँ पे भी हिस्टिडीन अमीनो एसिड है, थर्ड में यहाँ ल्यूसिन है LEU, तो यहाँ पे भी ल्यूसिन है, फोर्थ में यहाँ थ्रियोनिन है तो यहाँ पे भी थ्रियोनिन है, फिफ्थ में यहाँ प्रोलीन है तो यहाँ पे भी प्रोलीन है, और सेवेंथ में यहाँ ग्लूटामिक एसिड है तो यहाँ पे भी ग्लूटामिक एसिड है। किसी में कोई चेंज नहीं है, चेंज सिर्फ कहाँ आ रहा है, एक ही अमीनो एसिड में आ रहा है, और वो अमीनो एसिड कहाँ चेंज हो रहा है, बीटा ग्लोबिन चेन की 6th पोजीशन पे। ये भी आपको इसके कॉज में लिखना है कि बीटा ग्लोबिन चेन की 6th पोजीशन में जहाँ ग्लूटामिक एसिड आता है वो किससे रिप्लेस हो जाता है, वेलाइन से। तो ऐसा करने से जो आरबीसी की शेप है वो बाई कन्वेक्स से सिक्कल शेप्ड हो जाती है। अब जो सिक्कल शेप्ड आरबीसीज होती है ना बेटा, उनका लाइफ स्पैन बहुत छोटा होता है, और आपको पता है हीमोग्लोबिन कौन बनाता है, आरबीसी बनाती है। तो सिक्कल शेप्ड आरबीसी का लाइफ स्पैन बहुत छोटा हो जाता है तो उनकी डेथ होना शुरू हो जाती है। तो इसकी वजह से इन इंडिविजुअल्स के अंदर अनीमिया हो जाता है। लेकिन यहाँ पे अनीमिया क्यों हो रहा है, हीमोग्लोबिन बन तो उतना ही रहा है लेकिन वो एबनॉर्मल बन रहा है। जहाँ 6th पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड आना चाहिए था वहाँ उसकी जगह पे वेलाइन आता है, तो इसकी वजह से आरबीसी की शेप चेंज हो जाती है। तो इसका मतलब हीमोग्लोबिन की क्वालिटी में चेंज आ रहा है, क्वांटिटी में चेंज नहीं आ रहा है। किस में चेंज आ रहा है, क्वालिटी में चेंज आ रहा है। ठीक है,
अब कई बार एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है कि सिकल सेल एनीमिया का कोज क्या है, तो कई बच्चे तो लिख देते हैं सिंगल बेस सब्स्टिट्यूशन, कई लिख देते हैं GAG रिप्लेस हो जाता है GUG से, कई लिख देते हैं कि एडेनिन रिप्लेस हो जाता है यूरासिल से, कई लिख देते हैं कि बीटा ग्लोबिन चेन में 6th पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड रिप्लेस हो जाता है वेलाइन से। लेकिन बच्चे कभी भी तीनों पॉइंट नहीं लिखते। आपको कोज में तीनों पॉइंट लिखने पड़ेंगे। सबसे पहले तो सिंगल बेस सब्स्टिट्यूशन हुआ, सिंगल बेस सब्स्टिट्यूशन की वजह से mRNA में GAG कोडॉन किससे रिप्लेस हो गया, GUG से। फिर उससे क्या हुआ, तीसरा इसमें पॉइंट लिखना पड़ेगा, इसकी वजह से बीटा ग्लोबिन चेन में 6th पोजीशन पे जहां ग्लूटामिक एसिड अमीनो एसिड आना चाहिए वहां पे क्या आएगा, वेलाइन आएगा। तो ये है कोज। अब हम आते हैं इसके सिम्टम्स को लेकर के, तो फटाफट देखना। सिम्टम एक तो हमने क्या बता दिया बेटा, ध्यान देना, जो म्यूटेंट हीमोग्लोबिन होगा, म्यूटेंट मतलब HbS वाला, म्यूटेंट जो हीमोग्लोबिन होगा, इट अंडरगो पॉलीमराइजेशन। वो पॉलीमराइजेशन सिर्फ कब करता है बेटा, अंडर लो ऑक्सीजन टेंशन, अंडर लो ऑक्सीजन टेंशन, ठीक है। तो जब वो पॉलीमराइज कर जाता है तो आरबीसी की शेप बेटा बाई कन्वेक्स नहीं, बाई कनकेव, बाई कनकेव शेप से कैसी हो जाती है, इलोंगेट कर जाती है और सिकल शेप्ड हो जाती है। बाई कन्वेक्स नहीं भाई, बाई कनकेव, बाई कनकेव से कैसी हो जाती है, सिकल शेप्ड हो जाती है। कैसी हो जाती है, सिकल शेप्ड, ठीक है। तो सिकल सेल्ड आरबीसी क्या हो जाएंगी, डीजनरेट आफ्टर सम टाइम, दे गेट्स डीजनरेट आफ्टर सम टाइम। अब क्योंकि वो डीजनरेट होना शुरू होगी तो उनकी डेफिशिएंसी की वजह से क्या हो जाएगा, अनीमिया हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ अनीमिया किस वजह से हो रहा है, क्वालिटी में चेंज की वजह से, क्वालिटी में चेंज आ रहा है, क्वालिटेटिव प्रॉब्लम है, नॉर्मल हीमोग्लोबिन नहीं मिलता है, इनकरेक्टली फंक्शनिंग ग्लोबिन मिलता है, इसलिए अनीमिया होता है। ये तो था एनसीईआरटी का सिम्टम। अब इससे क्या होगा बेटा, ध्यान से देखना। आपको पता है आरबीसी जब डीजनरेट होती हैं तो जो पिगमेंट्स होते हैं बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन, उनकी प्रोडक्शन होती है, और जब बॉडी में उनकी सिक्रीशन ज़्यादा हो जाती है तो उससे जॉन्डिस हो जाता है। तो उस इंडिविजुअल को क्या हो जाएगा, जॉन्डिस हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, आरबीसी बाई कनकेव से सिकल शेप्ड हो जाती हैं तो वो ब्लड कैपिलरीज को ब्लॉक करेंगी, तो वाइटल ऑर्गन्स में जो ब्लड की सप्लाई है वो ब्लॉक हो जाती है, ठीक है। क्लॉगिंग ऑफ ब्लड कैपिलरी, तो वाइटल ऑर्गन्स में ब्लड सप्लाई रिड्यूस हो जाएगी। इसकी वजह से मसल क्रैम्प्स भी आना शुरू हो जाते हैं एंड डैमेज टू स्प्लीन एंड ब्रेन, स्प्लीन और ब्रेन भी क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है, ठीक है। तो ये था बेटा आप आज का हमारा टॉपिक, सिकल सेल एनीमिया के बारे में हमने पढ़ा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे बेटा थैलेसेमिया। थैंक यू।